एक ऐसी फ्लाइट जो 37 साल बाद वापस आती है। सुनने में किसी साई-फाई मूवी का सीन लगता है ना? आज इस तहकीक में हम इंटरनेट के सबसे मशहूर और पुरअसरार एविएशन राजों में से एक का मुकम्मल ऑपरेशन करेंगे। हम देखेंगे कि इस कहानी में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। ये सिर्फ एक फ्लाइट के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दास्तान है जिसने वक्त के पैमानों को ही हिलाकर रख दिया था। सोचिए जरा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक हवाई जहाज उड़ान भरे और ठीक 37 साल बाद किसी एयरपोर्ट पर बिल्कुल हिफाजत से लैंड कर जाए? ये सवाल ही अपने आप में इतना अजीब और दिलचस्प है कि लोग फौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पुराना वाकया नहीं रहा, बल्कि आज के डिजिटल दौर की एक ऐसी मॉडर्न लोक दास्तान बन चुका है जिसने सदियों और वक्त की हुदूद को बिल्कुल मिटाकर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस 37 साल लंबे फ्लाइट मिस्ट्री के असल पहलुओं को समझते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 1955 में न्यूयॉर्क से मायामी के लिए फ्लाइट 914 ने उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ठीक 1 घंटा और 45 मिनट बाद बिना किसी वार्निंग या इमरजेंसी सिग्नल के ये जहाज रडार से अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में ही घुल गया हो। कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं। 10 दिन की मुसलसल तलाश के बाद इस फ्लाइट को क्रैश करार दे दिया गया। खैर, कहानी ये दावा करती है कि 37 साल बाद यानी 1992 में ये फ्लाइट मौजज़ाना तौर पर वेनेजुएला के रडार पर वापस नमूदार हो गई। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जिसने सबको हिलाकर रख दिया, द 1992 कराकस लैंडिंग। तसव्वुर करें कराकस के साइमन बोलिवर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हालत क्या हुई होगी जब उनके रडार पर अचानक एक नामालूम जहाज सामने आया। कंट्रोल रूम में एक रेडियो ट्रांसमिशन गूंजी जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक शख्स ने, जिसने खुद को कैप्टन मिगल विक्टर बताया, कहा कि ये पैन एम फ्लाइट 914 है और लैंडिंग की इजाज़त चाहती है। सबसे अजीब बात ये थी कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो 1991 में ही मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। यहाँ से हकीकत और पैरानॉर्मल दावों के दरमियान एक ज़बरदस्त टकराव शुरू होता है। और जब ये जहाज़ ज़मीन पर उतरा तो मंजर किसी टाइम मशीन जैसा था। ये एक पुराना डगलस DC-4 था। अगर हम इसे 1992 के एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ना इसमें मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स थे और ना ही कोई ट्रांसपॉन्डर्स। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर बैठे लोग 1950s की दहाई के कपड़ों में थे, जिनके हाथों में पुराने पेपर टिकट्स थे, बिल्कुल जैसे लोग किसी और सदी में कैद हो गए हों। लेकिन अवाम की हैरत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कहानी बताती है कि लैंडिंग के बाद पायलट अचानक बुरी तरह घबरा गया। उसने किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार किया, जहाज़ का दरवाज़ा बंद किया और बिना इजाज़त के दोबारा उड़ान भर ली और हमेशा के लिए आसमान में गायब हो गया। ऑफिशियल्स बस हवा में हाथ मारते रह गए। तो चलिए अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह इस अर्बन लेजेंड का फैक्ट चेक करते हैं और इन दावों की असलियत जानते हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है, क्या वाकई वहाँ वक्त ठहर गया था और मुसाफिरों की उम्र नहीं बढ़ी, या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश और फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट थी जो हमारी नफ्सियात से खेलने के लिए घड़ी गई। जब हम इस अफवाह को बेसिक साइंस और हकीकत के सामने रखते हैं तो ये झूठा ख्वाब टूटने लगता है। मिसाल के तौर पर इस कहानी में कहा गया कि एक बच्चा जो 1955 में 3 साल का था, 1992 में भी वो बिल्कुल उतना ही था। लेकिन बायोलॉजिकल हकीकत क्या कहती है? अगर ये वाकया थोड़ा सा भी सच होता तो उस बच्चे की उम्र कम से कम 40 साल से ऊपर होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब भी हम ऐसी कहानियों की तहकीक करते हैं तो पहला कदम ऑफिशियल एविएशन डेटाबेसेस को चेक करना होता है। जब रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि 1955 में ऐसी कोई पैन एम फ्लाइट मिसिंग ही नहीं हुई थी। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड पर है और ना ही कराकास एयरपोर्ट पर ऐसी किसी अजीब लैंडिंग का कोई वेरीफाइड लॉग मौजूद है। इन ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड्स का ना होना इस बात का सबूत है कि इस फ्लाइट का हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? चलिए द टैब्लॉइड ओरिजिन स्टोरी को देखते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। असल में इस दास्तान की शुरुआत किसी एविएशन लॉग बुक से नहीं हुई, बल्कि 1993 में एक अमरीकी टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ से हुई थी। ये अखबार अपने तारीखी होक्सेस और बनावटी कहानियां घड़ने के लिए बहुत मशहूर था। ये पूरी तरह से एक प्योर फिक्शन था जो सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए लिखा गया था। इस टैब्लॉइड ने अपनी सेंसेशनलिज्म टैक्टिक्स से बड़ा ही चतुराई से काम लिया। उन्होंने
خوان ڈیلا کوٹے کے نام سے ATC آفیسر کا ایک بالکل فرضی کردار بنایا، گورنمنٹ NDAs کی جھوٹی کہانیاں لکھیں، دھندلی اور ڈاکٹر تصویریں چھاپیں اور بعد میں آن لائن فرضی آوازیں بھی ڈال دی گئیں تاکہ اس جھوٹ کو ایک سچی سوڈو ڈاکیومنٹری کا روپ دیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی فرضی کہانیاں اتنی وائرل کیوں ہوتی ہیں؟ سائیکالوجی آف وائرل متس پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ نے اس راز کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ پہلے 1993 میں وہ ٹیبلوئڈ آرٹیکل آیا، پھر سالوں بعد انٹرنیٹ فورمز نے اسے نکال کر دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد آن لائن کریٹرز نے مسالہ لگانے کے لیے اس میں فیک ATC آڈیو شامل کر دی، اور آخر میں سوشل میڈیا الگورتھمز نے اس اربن لیجنڈ کو لاکھوں کروڑوں نئے لوگوں کی سکرینز تک پہنچا دیا۔ یہی ڈیجیٹل ایج کی طاقت ہے۔ لیکن لوگ یقین کیوں کرتے ہیں؟ اصل وجہ ہماری انسانی نفسیات میں چھپی ہے۔ اسے کوگنیٹو بائس کہتے ہیں۔ ہماری کلچرل فطرت میں پراسرار اور پیرانارمل چیزوں کو جاننے کی ایک شدید بھوک ہے۔ جب ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا ذہن انہیں ہسٹری سمجھ کر سچ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی بائس ہمیں ایسی فیک نیوز پر فوراً یقین کرنے کے لیے نہایت کمزور بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، آج کے اس ماڈرن ڈیجیٹل دور میں کیا ہم میڈیا پر صرف تصدیق شدہ حقائق کے لیے بھروسہ کرتے ہیں، یا پھر سوسائٹی کو آج بھی محض ایک ناممکن اور حیرت انگیز کہانی کے رومانچ میں کھونا پسند ہے؟ یہ سچ میں ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس تحقیق میں شامل ہونے کا شکریہ، اور اگلی دفعہ کسی بھی وائرل مسٹری کو دیکھنے سے پہلے اس کے فیکٹس ضرور چیک کیجیے گا۔